शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर के हम मैप वाले हिस्से के साथ में। जियोग्राफी में मैप के अंतर्गत आज हम देखेंगे इंडिया के प्रमुख आइलैंड्स, भारत के प्रमुख द्वीप समूह के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैप के माध्यम से। तो ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है और नीचे की तरफ यदि हम जाते हैं साउथ में अरब सागर की तरफ, अरब सागर में पड़ते हैं लक्षद्वीप समूह। और यदि हम जाते हैं बंगाल की खाड़ी में तो ये 6 नंबर से यहाँ दर्शाया गया है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान समुद्र है ये। इसके बाद हमें देखना है कि इनकी लोकेशन अक्षांश और देशांतर रेखाओं में किसके किसके बीच में है। यदि हम बात कर लें लक्षद्वीप की, जो कि अरब सागर में पड़ता है, 8 डिग्री नॉर्थ वाली अक्षांश रेखा, ये पूरी आड़ी आड़ी ऐसी गई है। यहाँ से आप बढ़ते जाइए 12 डिग्री उत्तर में आप चले जाइए, ठीक है। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच कौन कौन सी हो गई लोकेशन, 8 और 12। वहीं यदि हम खड़ी लाइन खींच दें यहाँ पर, जिनको हम देशांतर रेखा कहते हैं, तो 72 डिग्री पूर्व और 76 डिग्री पूर्व के बीच में इसकी लोकेशन है लक्षद्वीप की। ये तो हमने मोटा मोटा अंदाजा आपको बताया है। ठीक इसी प्रकार से यदि हम बात कर लें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की, तो आप ये देखिए, ये 12 डिग्री के ऊपर जस्ट 16 डिग्री है, 16 डिग्री वाली है आड़ी लाइन अक्षांश रेखा। और इधर से 8 से भी नीचे, 8 से भी नीचे क्या हो सकता है, 8 से भी नीचे 4 डिग्री हो सकता है। तो यहाँ से लेकर के ये 16 डिग्री वाली रेखा के बीच में है इसकी लोकेशन। और खड़ी रेखाओं की यदि हम बात करें तो 92 डिग्री पूरब से इधर से आप और आगे बढ़ जाइए 4 डिग्री, 96 डिग्री हो जाएगा इस तरफ। परफेक्ट लोकेशन की अब हम आपको बता देते हैं कि आखिर इनकी परफेक्ट लोकेशन कितनी कितनी है, ठीक है। तो यहाँ सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो भारत के प्रमुख 2 द्वीप समूह हैं, एक बंगाल की खाड़ी में पड़ता है और दूसरा अरब सागर में आता है। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप समूह हैं। ये दिख भी रहे हैं, छोटे मोटे। ये 6 डिग्री नॉर्थ से 14 डिग्री नॉर्थ, 8 के नीचे क्या रहेगा, 6 रहेगा, ये आड़ी लाइन, और ये 14 डिग्री वाली आड़ी लाइन दोनों के बीच में। और खड़ी लाइनों की यदि हम बात करें देशांतरों की, तो वो है 92 पूरब से 94 पूरब के बीच में। यहाँ के सबसे फेमस द्वीप समूह है रीची द्वीप समूह और लबरिंथ द्वीप समूह। यदि पूछा जाता है लीची और लबरिंथ द्वीप कहाँ पर स्थित हैं, तो वो आ जाएंगे आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को 2 श्रेणी में हम बांट दिए थे। नॉर्थ में हम जाएंगे तो अंडमान पड़ेगा, और साउथ की तरफ में यदि हम जाते हैं तो निकोबार पड़ता है, ये वाला हिस्सा। ये द्वीप आकार में काफ़ी बड़े हैं, इसके साथ साथ में संख्या में भी बहुत ज़्यादा है। इनमें से कुछ द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया से हुई है, जबकि अन्य द्वीपों का निर्माण हुआ है पर्वतीय चोटियों के सागरीय जल में डूबने से हुआ है। पर्वत की चोटियाँ थीं, ये पानी में डूब गईं, उसी से इन्होंने बना लिया है द्वीप। जैसे कि हमने शुरू में बात किया था, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को हमने 2 पार्ट में बांट दिए हैं। ये वाला हिस्सा, इसके ऊपर की तरफ अंडमान आइसलैंड है और नीचे की तरफ है निकोबार आइलैंड। अंडमान आइसलैंड में भी हमें पड़ जाएगा लिटिल अंडमान, इसके अलावा लोअर अंडमान जहाँ पर पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी स्थित है, फिर मिडल अंडमान, और सबसे ऊपर में पड़ जाता है नॉर्थ अंडमान। अंडमान सागर किधर पड़ेगा, इसके पूरब की तरफ में पड़ेगा। इंडियन ओशियन में ये सारी इनकी लोकेशन है। वहीं निकोबार की बात करें तो कार निकोबार सबसे ऊपर है, बोमपोका, नाकोवेरी, काचेल, तेरेसा, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार सबसे बड़ा है, इसलिए इसका नाम ग्रेट निकोबार पड़ा है। तो हम जिस बैरन आइलैंड की बात कर रहे थे, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं और इसकी कुछ खास बातें भी हम देखने की कोशिश करते हैं। जिस बैरन आइलैंड की हम बात कर रहे थे, देखिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ये रहा आपका बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में। तो इसके आप और भी ज़्यादा पूरब की तरफ जाइए, बैरन आइलैंड पड़ता है यहाँ पर,
बैरन आइलैंड की खास बात यह है कि भारत का एकमात्र जिंदा ज्वालामुखी, जीवंत ज्वालामुखी निकोबार द्वीप समूह में बैरन आइलैंड में है। यह द्वीप असंगठित कंकड़ पत्थर और गोलाश्म से मिलकर के बना है। इसके अलावा केरल की तरफ आप जाइए, केरल के पश्चिम की में अनेक छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं जिनको सम्मिलित रूप से लक्षद्वीप कहा जाता है। ठीक है, केरल के उस साइड में जिनकी हमने बात करे थे लक्षद्वीप समूह की, तो वो जो छोटे छोटे हैं उन्हीं का जो पूरा एक ग्रुप है उनको हम बोलते हैं लक्षद्वीप। इन द्वीपों की उत्पत्ति स्थानीय आधार पर हुई है। कैसे हुई है इनकी उत्पत्ति? ये जो लक्षद्वीप है ये लोकल आधार पर इनकी उत्पत्ति हुई है और ज़्यादातर जो है प्रवाल द्वीप है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जिसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है और जो 2005 में आई सुनामी के कारण डूब गया था, ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित था। कहाँ पर स्थित था? निकोबार का ग्रेट निकोबार। अंडमान ऊपर है, निकोबार नीचे है, ये है ग्रेट निकोबार, बड़ा सबसे बड़ा वाला जो द्वीप आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कुछ फैक्ट हैं जिनको हम देख लेते हैं, जैसे कि 10 डिग्री चैनल। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये लाइन 10 डिग्री चैनल है जो कि अंडमान और निकोबार को अलग करती है, अलग अलग करती है। ठीक इसी प्रकार से यदि हम लक्षद्वीप की बात करते हैं तो 8 डिग्री चैनल मालदीव को अलग करता है। ठीक है, मालदीव को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप कवरत्ती की बात करें तो 9 डिग्री चैनल है जो कि अलग करने का काम करता है। इसके बाद सीधे चलते हैं हम पीआईबी की तरफ और देख लेते हैं पीआईबी की प्रमुख खबरों को। तो पीआईबी की पहली खबर हम देख रहे हैं, लचित बरफुकन अहोम साम्राज्य के शाही सेनापति से संबंधित। असम में अहोम साम्राज्य का शासन हुआ करता था। उस टाइम में सेनापति थे लचित बरफुकन, जिन्होंने 1671 में सरायघाट की लड़ाई में मुगलों को बुरी तरह से पराजित किया था। तो इससे संबंधित न्यूज़ आई है। 25 नवंबर 2022 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सवेरे 11 बजे लचित बरफुकन की 400वें नंबर की जयंती जन्म दिवस के उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले उत्सव के समापन समारोह को ये संबोधित करने वाले हैं नरेंद्र मोदी। तो क्या है खास बात? लचित बरफुकन खास बात इसलिए भी है क्योंकि ये 400वीं नंबर की जयंती थी, इसलिए साल भर कार्यक्रम चलते रहा। जैसे 75 साल हो जाते हैं, 25 साल हो जाते हैं, तो वो चीज़ का है काफ़ी मायने रखती है। लचित बरफुकन 24 नवंबर 1622 को जन्म हुआ और 25 अप्रैल 1672 को इनकी डेथ हुई थी। असम के अहोम साम्राज्य की शाही सेना के प्रसिद्ध सेनापति थे। इन्होंने मुगलों को हराकर औरंगजेब के अधीन मुगलों की लगातार बढ़ती आकांक्षा को रोका। लचित बरफुकन ने 1671 में लड़ी गई सरायघाट की लड़ाई में असमिया सैनिकों को प्रेरित किया और मुगलों को एक करारी अपमानजनक हार स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था। तो इनकी जो सबसे बड़ी सैनिक उपलब्धि है इसको आज भी याद किया जाता है। लचित बरफुकन अहोम साम्राज्य के सेनापति। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस से संबंधित। बाजरा की फसल के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर दी गई है कि बाजरा सूक्ष्म पोषक तत्वों, विटामिन और खनिजों का भंडार माना जाता। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए बाजरा का क्या योगदान है, इस संबंध में जागरूकता पैदा करता है। बाजरे का प्रोडक्शन निरंतर करने और इसकी गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए जो स्टेक होल्डर हैं इनको प्रेरित करेगा और रिसर्च तथा डेवलपमेंट कामों में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए ध्यान आकर्षित करने वाला है। एशिया और अफ्रीका 2 प्रमुख महाद्वीप हैं जो कि बाजरे का प्रमुख उत्पादन और उपभोग करने वाले क्षेत्र हैं। भारत, नाइजर, सूडान और नाइजीरिया बाजरे के प्रमुख उत्पादक माने जाते हैं। ज्वार और प्रोसो बाजरा, मतलब जिसको सामान्य बाजरा बोलते हैं, क्रमशः 112 और 35 देशों में सबसे ज़्यादा उगाए जाने वाले बाजरा हैं।
ज्वार और पर्ल बाजरा 90% से ज़्यादा क्षेत्र और उत्पादन को कवर करते हैं। शेष उत्पादन में आ जाते हैं रागी, फिंगर मिलेट्स, चीना जिसको प्रोसो मिलेट्स बोलते हैं, फॉक्सटेल मिलेट्स, कांगनी और अन्य पृथक गैर पृथक बाजरा भी इसमें शामिल हो जाते हैं। वही भारत की यदि हम बात कर लें तो भारत बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश है, जहाँ पर ज्वार, बाजरा, रागी जैसे छोटे बाजरा के साथ साथ कंगनी, कुटकी, छोटा बाजरा, कोडोन, गंगोरा या फिर बॉर्नयार्ड, चीना, ब्राउन टॉप यहाँ पर प्रोडक्टिविटी होती है। भारत के अधिकांश स्टेट एक या एक से ज़्यादा बाजरा की प्रजाति की खेती करते हैं। कई वैरायटी है। पिछले 5 साल के टाइम पीरियड में हमारे देश में 13.71 से बढ़कर 18 मिलियन टन से बाजरा का उत्पादन हुआ। मतलब 2021 में ये काफ़ी उच्चतम रहा था। इसके बाद फिर से डेटा दिया गया है कि कब कितना उत्पादन हुआ है, कितना % में ये आ जाता है। सरकार क्या काम कर रही है, देखिए, पोषक तत्वों को बढ़ावा देने के लिए सोसाइटी में अब सरकार मोटे अनाज भी देना चाहती है गरीब लोगों को, ताकि इससे उनकी पोषण संबंधी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। तो ये तो थी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ईयर ऑफ अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस से संबंधित न्यूज़। तो जो आने वाला 2023 है, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष, शॉर्टकट में कहें तो IYOM के रूप में घोषित किया गया है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं जामा मस्जिद से संबंधित। जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। इसे 1 लाख रुपए की लागत से 1644 और 1656 के बीच में मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। जामा मस्जिद को मस्जिद ए जहानुमा या फिर दुनिया की मस्जिद कमांडिंग व्यू के रूप में भी इसको जाना जाता है। इसे सम्राट शाहजहां की प्रमुख मस्जिद के रूप में डिज़ाइन किया गया था। ये पुरानी दिल्ली के प्राचीन शहर में स्थित है। न्यूज़ की हम बात कर लेते हैं। न्यूज़ में आया है कि जामा मस्जिद ने रिवोक कर दिया है ऑर्डर, ऐसा ऑर्डर जो कि रिस्ट्रिक्ट करता था वुमेन की एंट्री को, उसको अब विथड्रा कर दिया गया है, हटा दिया गया है। जामा मस्जिद एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन ने थर्सडे के दिन विथड्रा कर लिया है, वापस ले लिया है एक ऑर्डर को जो कि रिस्ट्रिक्ट कर रहा था एंट्री ऑफ अनएकम्पेन्ड वुमेन इनटू द मॉस्क। After a backlash against the move prompted Delhi Lieutenant Governor V.K. Saxena to intervene in the matter। गवर्नर की तरफ से इंटरवेंशन किया गया था, तब जा कर के ऐसा कदम उठाया गया है। वहीं यदि हम रीजन की बात कर लें कि आखिर क्यों महिला की एंट्री को जामा मस्जिद में बैन किया गया था, तो देखिए, जब बुखारी से क्वेश्चन किया गया, एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन किया गया जामा मस्जिद के, तो उन्होंने अपने गेट के आउटसाइड में कुछ नोटिस चस्पा किया था। उसमें ये लिखा था कि वुमेन हु आर नॉट एक्कम्पेन्ड बाय देयर फैमिली मेम्बर्स, कोई अकेली सिंगल महिला यदि अपनी फैमिली के साथ में नहीं आ रही है या फिर अकेली आ रही है, उसको अलाउ नहीं किया जाएगा इनसाइड द मॉस्क। उनका कहना है कि हम ऐसा क्यों किए, ताकि हम प्रिजर्व कर सकें सेंसिटी ऑफ द मॉस्क। सैंक्टिटी के मतलब होता है मॉस्क की पवित्रता। इसके अलावा इम्प्रॉपर जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए ऐसा कदम उठाया गया था। फिर मस्जिद के प्रशासन ने ये भी क्लैरिफाई किया है कि देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री ऑफ वुमेन हु केम अलोंग विद देयर फैमिली मेम्बर्स टू ऑफर प्रेयर्स एट द मॉस्क। यदि कोई महिला अपनी फैमिली के साथ में आ रही है तो हमने उसको बिल्कुल नहीं रोका है, ऐसा मस्जिद प्रशासन का कहना था। इसकी बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं
चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया से संबंधित, जिसको हम मुख्य चुनाव आयुक्त बोलते हैं। एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त और दो होते हैं अन्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, तो हमारे देश में चुनाव कराने की जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन के पास में, निर्वाचन आयोग के पास में, ताकि भारत में चुनाव की प्रक्रिया स्वतंत्र हो और निष्पक्ष हो। इसके लिए चुनाव आयोग का स्वतंत्र होना, बिना किसी दबाव के, बिना किसी सरकार के दबाव के, इंटरफेरेंस के वो अपने चुनाव कंडक्ट करा सके, इसके लिए चुनाव आयोग को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता देने की बात कही जाती है। हाल ही में हमने कल न्यूज़ देखे थे कि क्या काम कर रही है केंद्र सरकार, एकदम फटाफट चीफ इलेक्शन कमिश्नरों को बदलते जा रही, फटाफट नियुक्त करते जा रही। अब जब तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया लंबे टाइम पीरियड के लिए काम नहीं करेगा तो वो मजबूत निर्णय नहीं ले पाएगा। उसका जब टाइम पीरियड ही छोटा सा है तो वो क्या महत्वपूर्ण डिसीजन लेगा और क्या सरकार उसके क्वेश्चन कर पाएगा। तो यही बात कही जाती है कि कितने से टाइम पीरियड में कितने सारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ बदले जा चुके हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन के बारे में जानकारी दी गई है कि राष्ट्रपति के लिए चुनाव करवाना है, उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचन होना है, निर्वाचक की नामावली तैयार करना है, प्रत्येक राज्य के विधानसभा का चुनाव करवाना है, संसद का चुनाव करवाना है। तो ये सारा काम किसके पास चले जाता है? ये काम चले जाता है निर्वाचन आयोग के पास में। अब ये देखिए, एक बात यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है कि निर्वाचन आयोग जो लोकल चुनाव होते हैं उनको कंडक्ट नहीं कराता। जो स्थानीय सरकार होती है उनके लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाए जाते हैं, जो निर्वाचन आयोग से अलग काम करते हैं और इनमें से प्रत्येक का काम करने का अपना अलग दायरा होता है। वहीं यदि हम बात कर लें ये कितना सदस्यीय हो सकता है, तो निर्वाचन आयोग शुरू में क्या था? सिंगल वाला था, सिंगल सदस्य था। यहाँ पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त बस हुआ करता था। फिर बाद में क्या हुआ, 1989 के आम चुनावों के ठीक पहले दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त करके इसको बहुसदस्य बना दिए। फिर उसे एक सदस्य फिर से बना दिए। फिर 1993 में फिर से दो निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति हुई और निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय हो गया। तब से लेकर आज तक बहुसदस्यीय ही ये बना हुआ है। अब यहाँ पर विवाद खड़ा होता था कि एक सदस्य वाला रहे या फिर बहुसदस्यीय वाला रहे। दूसरी बात यह है कि किसको कितनी पावर मिलेगी। तो यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था कि नहीं, इसको बहुसदस्यीय ही रहने दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे पावर की साझेदारी हो जाती है और आयोग पहले से कहीं ज़्यादा जवाबदेह हो जाता है। निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता करेगा, लेकिन अन्य दोनों निर्वाचन आयुक्तों की तुलना में उसे ज़्यादा शक्ति नहीं रहती है। मतलब सामूहिक संस्था है ये। चुनाव संबंधी जो भी निर्णय है तो जो मैन ऊपर बैठा है उसका भी वही है और बाकी ये जो दो हैं उनका भी वही निर्णय माना जाएगा। अब यहाँ पर एक बात ये हो गई है कि देखो, निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता करता है और उसको ज़्यादा शक्ति भी प्राप्त नहीं है, लेकिन निर्वाचन आयोग की नियुक्ति को लेकर के क्वेश्चन उठते हैं। हमेशा से ये कहा जाता है कि इनकी नियुक्ति के लिए विपक्ष का लीडर हो, भारत का प्रधानमंत्री हो, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो, ये लोग बैठें और तब जाकर के निर्वाचन आयुक्त का चुनाव करें। ऐसी कई बार डिमांड करी जाती है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ सरकार से संबंधित। छत्तीसगढ़ की सरकार की तरफ से हाल ही में स्पेशल सेशन शेड्यूल किया गया था 1 दिसंबर और 2 दिसंबर के लिए। तो दोनों ही बिल टेबल में रखे जाने हैं असेंबली के सेशन में, स्पेशल सेशन में, ऐसा बताया जा रहा है। तो रिजर्वेशन से संबंधित ये मामला यहाँ पर उठने वाला है, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ में जो रिजर्वेशन रहा था ना वो 50% को क्रॉस कर गया था। इसलिए यहाँ के हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया था, हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया था।
छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने थर्सडे के दिन अप्रूवल दे दिया है एक ड्राफ्ट को, जिसमें 2 अमेंडमेंट बिल शामिल हैं, जिनका उद्देश्य है इंश्योर करना रिजर्वेशन फॉर एजुकेशनल एडमिशन एंड रिक्रूटमेंट टू गवर्नमेंट जॉब। यदि आपको कॉलेज में दाखिला लेना है या सरकार कोई भर्ती निकाल रही है, तो दोनों में रिजर्वेशन को इंश्योर करने के लिए बिल रखे गए हैं। तो ये इंश्योर हो जाएगा कि ये जो रिजर्वेशन है वो प्रोपोर्शनल रहे टू द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज इन द स्टेट। यदि ये बिल पास हो जाते हैं तो द बिल कुड पेव द वे फॉर 76% रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस। यदि ये बिल सफल हो गए तो आप ये समझ लीजिए कि 76% जो रिजर्वेशन देने की बात कर रही छत्तीसगढ़ की सरकार वो सफल हो जाएगी। दोनों ही बिल को टेबल में रखा जाएगा असेंबली में ड्यूरिंग इट्स स्पेशल सेशन, जिसका शेड्यूल रखा गया है 1 दिसंबर और 2 दिसंबर को। तो यहाँ पर रिजर्वेशन को किस प्रकार से बांटा जा रहा है? 32% रिजर्वेशन है एसटी के लिए, 27% है ओबीसी के लिए, 13% है एससी के लिए और 4% है ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द स्टेट। अब जनसंख्या में जिस प्रकार इसकी बटी हुई है एससी एसटी ओबीसी में, उस हिसाब से इनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो संशोधन ऐसे किए जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्वेशन दे सके, रिक्रूटमेंट के लिए भी और एडमिशन के लिए भी। अब उनके नाम हम देख लेते हैं, क्या क्या नाम रखे गए हैं इन कानूनों के। द ड्राफ्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी क्लास रिजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट। इसके अलावा द अमेंडमेंट बिल रिलेटेड टू द एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वर अप्रूव्ड। तो स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न किस प्रकार से रहा है? देखिए, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने क्या काम कर दिया था। 2012 का जो ऑर्डर था जिसमें कोटा को राइज करने की बात करी जाती है एजुकेशन और जॉब में, कितने परसेंट? 58%, उसको अलग कर दिया था, होल्डिंग दैट ब्रीचिंग ऑफ 50% कोटा लिमिट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। हाई कोर्ट ने क्या कह दिया? 50% को आप क्रॉस नहीं कर सकते। ए स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन ओवर रिजर्वेशन हैज़ प्रीवेल्ड, और यहीं से फिर कन्फ्यूजन चालू हो गया था।